नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो इस पे चर्चा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले के ऊपर। और इसी चर्चा पे आज हमारे साथ जुड़े हैं डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग सुशील भारती सर। वी आर वेलकम यू सर। जी, शुक्रिया नेहा मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर, आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले जिसमें 28 सिविलियंस जो थे उनको मारा गया। तो आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज उस पर अब क्या कहना चाहेंगे जो ये आतंकी हमला हुआ है? जी, मैं जहाँ तक 22 अप्रैल में जो ये घटना घटी है तो जी। बेहद दुखद और बहुत ही पीड़ादायक सिचुएशन है। और बहुत सारे जो वीडियोज़ या जिस तरह के दृश्य जो देखे गए तो वो विचलित करने वाले हैं। 2018 में मैं भी कश्मीर गया था। जी। मैं अ, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पूरा कश्मीर मैंने देखा था। और मैं पहलगाँव जाना चाहता था, लेकिन उस दिन भी कुछ ऐसी कोई छिटपुट घटनाएँ जैसे होती रहती हैं, तो कुछ शायद ब्लास्ट हुआ था या क्या हुआ था, तो आई कैंसल्ड माय ट्रिप टू पहलगाँव। बट ये देख कर के ये बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई। मुझे लगता है कि हर देशवासी को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई उसको देख कर के जी। कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फँस गए कि जहाँ पर अ, बेकसूर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत दुखद है, बहुत दुःख की घड़ी है। और जो भी परिवार के लोग हैं, हमने देखे छोटे बच्चे, महिलाएँ जिस कदर वो, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन अगर किसी के साथ हो, जी। तो क्या उस इंसान पर बीतती होगी। तो यही कहा जा सकता है कि बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दुखद, बहुत ही पीड़ादायक। सर, जैसे कि हमने इस घटना की बात करी, इससे पहले भी एक घटना हुई थी कश्मीर में, वो थी पुलवामा अटैक, जी। जहाँ पर हमारे जो सोल्जर थे उनको मारा गया था। तो आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जैसे कि अगर ऐसी घटना जैसे आगे अगर फ्यूचर में ना हो, अगर होती है, अगर इसकी वजह से तो कश्मीरी है या हम लोग हैं, हमारे अंदर एक डर बैठ गया अब इस चीज को लेके कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे, तो आपको क्या लगता है इसकी वजह से कश्मीर पे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से बहुत फ़र्क पड़ेगा, जी। क्योंकि कश्मीर जो है हमारा अभिन्न अंग है। और बहुत ही खूबसूरत है, चूँकि मैंने देखा है कश्मीर। और मैं तो कहूँगा कि हर हिंदुस्तानी को जाना भी चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन सुरक्षा के दायरे में जाना ज़रूरी है। जी। मैं अपनी बात करता हूँ कि जब मैं कश्मीर गया तो मुझे हर 1 किलोमीटर के बाद में इंडियन आर्मी दिखती थी। और बहुत ही सुरक्षा के अच्छे इंतज़ाम थे। लेकिन सुरक्षा में चूक कहाँ हुई, कैसे हुई, ये तो सरकारी जो मामला है या सरकार ने उसकी जो ज़िम्मेदारी भी ली है, उन्होंने कहा भी है कि कहीं न कहीं चूक हुई है। तो इस तरह की चीज़ों में, सुरक्षा में चूक होना, मुझे लगता है कि कई बार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि जो आतंकी लोग हैं, तो वो कहीं न कहीं अपना रास्ता किसी न किसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जी। एक जद्दोजहद तो कश्मीर में आज से नहीं, बहुत पहले से चलती चली आ रही है। बिल्कुल। ये कोई नई बात नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकना और दुनिया भर की सारी चीज़ें, जो वीडियोज़ जो हैं वो चलते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हुई हैं। अ, लेकिन आम भारतीय को मुझे लगता है कि इस डर के साए में नहीं जीना चाहिए कि अरे अब ऐसा हो गया, तो हमें कश्मीर नहीं जाना चाहिए। देखिए, कश्मीरी जो लोग हैं, जो आम इंसान है वहाँ पे, तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई और उनसे भी मैं मिला था उस समय पे। तो सभी लोग ऐसे ही हैं जैसे कि एक आम भारतीय लोग हैं। अब आप खुद ये सोचिए कि जो इंसान वहाँ पर रहता है, जिसकी रोज़ी-रोटी है, जिसका घर चलता है, जिसका जिसका यही माध्यम है, टूरिज़्म का माध्यम ही है उसके पास, और तो कुछ है नहीं। बिल्कुल। और ये सीज़नल है, सबसे बड़ी बात है कि सीज़नल है। तो वो इस तरह की चीज़ें जो हैं, उसमें क्यों वो इन्वॉल्व होगा, है नहीं? और अपवाद तो हर जगह पे है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोग अपने, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। कुछ लोग लालच में आ सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ कश्मीरी भी हो सकता है कि लालच में आए हों और जिसको धरपकड़
भारतीय सेना जो कर रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए लोग जो हैं वो ढूंढ ढूंढ करके आतंकियों को पकड़ भी रहे हैं, जो कि उनकी जिम्मेदारी भी है। तो मुझे लगता है कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, जी। लेकिन एक आम भारतीय को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है और अ, समय जो है थोड़ा-सा अवेयरनेस का समय है। अवेयरनेस मतलब इन द सेंस कि जागरूक रहने का, अपने आस-पास के माहौल को अ, परखने का, जानने का, पढ़ने का, सोचने का, समझने का, कहाँ क्या चल रहा है। अब वो टाइम नहीं है पहले वाला कि भाई आप उठे और आपने उठ कर के कहीं भी आप चले गए। तो पहले अगर आप जा रहे हैं और विशेष तौर पे अगर परिवार के साथ जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ ज़िम्मेदारियाँ आपकी भी बनती हैं, जो आपको देखना भी चाहिए। और ये सिचुएशन बनी वहाँ पर, तो इसके लिए तो कहा जाएगा कि ठीक है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसके अलावा तो और क्या कहा जा सकता है इसके बारे में? तो जैसे अभी आपने बात करी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी काम कर रही है, सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अगर एज़ अ सिटिज़न ऑफ इंडिया हमें हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है इस चीज़ को लेके? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना जो विचार है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला ऐसा नहीं है भारत के साथ ही है, ये हर देश के साथ है। आप दुनिया के किसी भी देश को देख लीजिए, उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जुड़ा हुआ है। जी। सीमाएँ जो हैं वो पड़ोसी देश से मिलती हैं। हर किसी कंट्री के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। विस्तारवाद की नीतियाँ हर कोई चाहता है, कब्ज़ा एक दूसरे पर भी चाहते हैं। तो हमारा भी जो पड़ोसी मुल्क है उसकी भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और भारत का जो बाउंड्री एरिया है कि एक तरफ वो चाइना से उसकी सीमाएँ लगती हैं और एक तरफ पाकिस्तान से सीमाएँ लगती हैं। तो अब एक आम भारतीय क्या करे ऐसे में? एक आम भारतीय, क्योंकि सरकार जो भी कदम उठा रही है बहुत अच्छे उठा रही है। जी। जो भी वो सोच रही है तो वो बहुत ही सोच के समझ के अपने सभी भारतीयों को ध्यान में रख करके वो चल रही है। लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी भी घटना को बहुत जब घटना घट जाती है तो उसके बाद हम उसके ऊपर सोचते रहते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हर भारतीय को मिलिट्री ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है नहीं? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि इजराइल एक छोटा सा देश है, जी। लेकिन अगर वहाँ के बच्चे बच्चे से अगर आप मिलेंगे तो उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। और ऐसे दुनिया के तमाम मुल्क हैं जहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मैं स्वयं जब मैं कॉलेज के अंदर था तो मैंने भी एक पेपर पढ़ा, जो पेपर था मिलिट्री साइंस। तो मैं अपने सभी जो मेरे दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मिलिट्री साइंस जो है अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैंने उस पेपर को पढ़ते हुए समझा कि इंडियन मेडिकल कॉर्प क्या काम करती है, एएससी क्या काम करती है, एएमसी क्या काम करती है, एएससी क्या काम करती है, इंडियन आर्मी सर्विस कॉर्प्स क्या करती है, यानी आर्मी इंजीनियरिंग सर्विस क्या काम करती है। तो बहुत सारे ऐसे बनाए हुए हैं उसके अंदर। रात में अगर आप फंस जाते हैं तो आपको किस तरीके से तारों की दिशाओं को देख करके आपको रास्ता जंगल से ढूंढना है, आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। मसलन की गन चलाने की ट्रेनिंग हो गई, मसलन की एनसीसी जो है उसके जी। अंदर एक एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो भारत में ही क्यों नहीं हो सकता? भारत में हम शिक्षा के साथ साथ, आप ठीक है आप डॉक्टरी पढ़िए, आप इंजीनियरिंग पढ़िए, आप मेडिकल इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ भी आप पढ़िए, कंप्यूटर साइंस पढ़िए, लेकिन अगर स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर अगर एक सब्जेक्ट मिलिट्री साइंस का मैंडेटरी हो, कई बार ऐसा होता है ना कि भाई आप यूनिवर्सिटी पास ही नहीं कर सकते, तो एक पेपर अगर मैंडेटरी होगा तो उससे दो तीन चीज़ें होंगी। एक तो ये होगा कि युवाओं को अपने देश के बारे में पता चलेगा, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे खुद पता चला हमारी सीमाएं कहाँ लगती हैं, हमारे चैलेंजेस क्या हैं, हमारे जो बॉर्डर एरियाज क्या हैं, वहाँ इन्फिल्ट्रेशन किस तरह से होती है, कहाँ से हमारे ऊपर हमला हो सकता है, यू नो। तो
मिलिट्री की जब आप ट्रेनिंग साइंस की जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ ना कुछ बातें जो हैं आपके दिमाग के अंदर अटक जाती हैं। तो एक तो ये है कि आपको अपने देश से परिचित होगे। जी। दूसरा जो है वो ये है कि आप अपने फिजिकल फिटनेस को लेकर के आप कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि जब बात देश की आती है, जब आप सेना की आती है, हमारे नौजवानों की, जो नौसेना के जो जो सेना के जो हमारे जवान हैं उनकी आती है, तो आपको भी कहीं ना कहीं यू स्टार्ट फीलिंग कि भाई हम भी शायद ऐसे ही हैं, एज ए यंगस्टर यू कैन हम्म। फील इट, यू नो। तो एक उस भाव से भी आप भरेंगे। अगला जो मुझे फायदा नजर आता है वो ये नजर आता है कि इवन इफ यू मतलब ज्वाइन इंडियन आर्मी और नॉट, लेकिन आपके मन के अंदर तो कम से कम ये आ ही जाएगा कुछ बच्चों के अंदर कि वो आर्मी ज्वाइन करें। हम्म। क्योंकि आर्मी जो है अभी बहुत सारे यंगस्टर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। अभी अगर हमारे यूथ का, अगर माफ कीजिएगा, अगर देखा जाए उठा करके, तो हमारा यूथ क्या कर रहा है? हमारा यूथ जो है उसके घर में ये बताया जाता है कि तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर कोई बहुत ज़बरदस्त पैकेज पे आप काम करो। जी। ये लक्ष्य हो गया है, पैसा लक्ष्य हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पैसा हर किसी को चाहिए। और आप जो है कंपनी के अंदर काम करिए और इस तरीके से, या फिर आप विदेश चले जाइए, या फिर आप कोई, उनके पिता के पास अगर पैसे हैं तो कोई बड़ा बिजनेस कीजिए। बट द पॉइंट इज हु विल सर्व द कंट्री। कंट्री। सवाल तो यहाँ पे बहुत बड़ा ये है। अच्छा, ये भी बैकअप नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए अचानक भारत के ऊपर, क्योंकि आज राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मामले हैं वो, उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, है नहीं? तो एक नौजवान, मतलब बहुत सारे देश के ऐसे नौजवान हैं जिनको यही नहीं पता है कि, मतलब गन चलाने की बात तो छोड़ दीजिए, इवन दे आर नॉट फिजिकली फिट ऑल्सो। हम्म। फिजिकल फिटनेस के नाम पे उनके पास क्या है? जिम है, कि जिम में जाना है और अपने बॉडी का प्रदर्शन करना है और ये दिखाना है कि भाई हमारे सिक्स पैक्स निकल के आ गए बाहर, या इस तरह से आपके बाइसेप्स बन गए, और ये सब जो है तो उसके लिए है। बट एज फार एज दिस फिजिकल ट्रेनिंग, एक मिलिट्री की जो ट्रेनिंग होती है वो नहीं है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इजराइल बहुत छोटा सा देश है, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ होती है, ऐसे वो कंट्री है। लेकिन जब भी कभी कोई भी आक्रमण उसके ऊपर होता है, आप अंजाम देखते हैं। जी। तो ये संभव कैसे है? ये संभव इसीलिए है कि उनको, उनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप बच्चे बच्चे को इस देश के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 50 साल के हो जाएं, 60 साल के होंगे, अगर आपने किसी न किसी पॉइंट पर, अगर आपने मिलिट्री की ट्रेनिंग ली होगी, तो आप देश की सुरक्षा के लिए कभी भी हथियार उठा सकते हैं, और आपके अंदर वो जज्बा भी होगा। आपको ये लगेगा कि भाई हम पहले नहीं कर पाए तो अब हम कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आपने ये ज्ञान तो दे दिया, जी। लेकिन अब ये चलेगा कैसे? देखिए, हमारी इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, तो उसके अंदर बहुत सारे हमारे जो रिटायर्ड कॉमोडोर्स हैं, एयर मार्शल हैं, कैप्टन हैं, ब्रिगेडियर हैं, यू नो। तो ये सारे के सारे जो लोग जो रिटायर होते हैं, है ना, या हमारे जो जो सैनिक हैं, जो आर्मी में से जो सिपाही जो रिटायर होते हैं, या हवलदार रिटायर होते हैं, लांस नायक रिटायर होते हैं, अब उनको आप देखते हैं कि वो बेचारे एटीएम पे कभी गार्ड बने होते हैं, कभी कहीं सुरक्षा में गार्ड बने होते हैं। तो उनके लिए भी एक अच्छा होगा हम्म। कि वो भी, उनको भी एज अ मेंटोर। इंडियन आर्मी मतलब छोड़ने के बाद में, क्योंकि बहुत कम उम्र में रिटायरमेंट हो जाती है, तो अब उनके पास एक जीवन ऐसा पड़ा हुआ है कि जहाँ पर वो एक सम्मान के साथ वो रह सके। तो जब ये स्कूल के अंदर अगर मैंडेटरी हो जाएगा, तो उनको भी काम मिलेगा, उनको भी लगेगा कि हाँ भाई चलिए ठीक है, वी आर ऑल्सो, यू नो,
हमारी भी वर्थ है और हम भी इस देश के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले तो हम कर ही रहे थे। दे कैन नरेट लॉट ऑफ स्टोरीज आल्सो, वो थोड़ा उनको मोटिवेट कर सकते हैं। राइट। तो हमारी इंडियन आर्मी में जो ये अकाल पड़ा रहता है कि भाई बहुत सारे यंगस्टर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि अभी खान पान और ये सब जो है उन्हीं के चलते मौज मस्ती इसी में डूबे हुए हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। राइट। इफ यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो सरकार ने भी काफी सारी चीजें हैं जो भी बदलाव ली हैं, साथ ही साथ अभी वो डिसीजन भी ले रहे हैं। तो आपके हिसाब से वो अभी इस इंसिडेंट जो हुआ है इसको लेके आगे वो क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए सरकार जो है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, अ, उन्होंने अच्छी बात मुझे उनकी ये लगती है कि उन्होंने पूरा देश देखा है। वो गंभीरता से इस देश की नब्ज़ को पहचानते हैं। उनके अंदर एक भारतीयता है जो मुझे बहुत प्रभावित करती है। और जहाँ तक उनके स्टेप्स लेने की बात है, तो आई एम नोबडी कि मैं उसके ऊपर कोई कमेंट करूँ, बट मैं जिस तरीके से मॉनिटर कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने सिंधु जल की जो संधि जो थी उसको जी। उन्होंने निरस्त कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो अपने देश चले जाएं। उन्होंने जैसे वीज़ा रद्द कर दिए। तो कोई भी देश एक प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हो सकते हैं कि भाई दिस इज़ अ अलार्मिंग सिचुएशन, राइट। अगर इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं तो क्यों हम मतलब ये सब निभाते रहें एक पड़ोसी देश के साथ कि भाई इन द नेम ऑफ भाईचारा हम ये सब चलाते रहें। तो उन्होंने ये कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं। बाकी तीनों जो सेनाएं हैं उनको उन्होंने आदेश दिए। मुझे जो लगता है कि उन्होंने आदेश ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आप जाकर के सीधा कोई, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, कि जी। आक्रमण कर दो और ऐसे ये कर दो। जैसे उनके अगर शब्दों में भी ध्यान दिया जाए तो उन्होंने कहा कि अब अ, आतंकवाद की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। दैट्स व्हाट ही सेड। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जहाँ भी इसकी जड़ें हैं आतंकवाद की, क्योंकि जैसा कि कहा गया आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बात जी। सही है कि उनको तो मारने से मतलब है। और तो वो ये चाहते हैं कि जहाँ तक उनका जो इंटेंशन है, और वो होना भी चाहिए, कि जहाँ जहाँ इसके अड्डे बने हुए हैं, जहाँ जहाँ वो लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो इंस्टिगेट करते हैं, वो कौन लोग हैं जो इस तरह की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो उनके सभी ठिकानों को मुझे लगता है कि तीनों सेनाओं को कहा गया है कि आप उनको ध्वस्त कीजिए। तो अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या स्थिति होगी, बट आई हैव गॉट नो डाउट, और हमें पूरा भरोसा है और पूरा मुझे लगता है कि देश उनके साथ है। और बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि वो इसको लीड भी कर रहे हैं। और रही अगर हम अपनी भारतीय जनता की बात करें तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग भी सामने आए थे जो इस चीज़ को डिफेंड कर रहे थे कि जो इंसिडेंट हुआ है वो कुछ सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से हुआ है या किसी और चीज़ की वजह से हुआ है, ये सब मतलब काफ़ी सारी चीज़ें एलिगेशन सामने आई थी। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ हमारे जो इंडियन आर्मी है उसको डीमोटिवेट कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, आपकी इस पे क्या राय रहेगी? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की चूक का मामला है, तो इतना बड़ा देश है और वहाँ पे जब दुश्मन घात लगाए हुए है और 24 घंटे उसका वही एजेंडा है, तो ये तो सरकार ने भी माना है कि भाई सुरक्षा में चूक हुई है। बट आप उस बात को लेकर के आप बैठ नहीं सकते, और उसका रादर देन इस बात में कि भाई सुरक्षा में चूक हुई है, इस बात पे ना करके ये देखा जाए कि हमारा जो देश है वो आज क्या फील कर रहा है और उसको क्या ज़रूरत है, जी। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो होना था वो हुआ, जो कि बहुत ही बेहद दर्दनाक घटना थी। लेकिन जो समुदाय हैं, जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी को, जैसे आपने कहा कि डिमोटिवेट कर सकते हैं। हुँ। बिल्कुल कर सकते हैं डिमोटिवेट। क्या इंडियन आर्मी को ये अच्छा लगा होगा कि उनके वहाँ रहते या बेस कैंप नीचे था और ये घटना घट गई? उनको भी नहीं अच्छा लगा होगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। किसको अच्छा लगेगा? मैं जानता हूँ कि देश की, मतलब मुझे लगता है कि 90% जनता ने तो शायद खाना ना खाया हो, ऐसी भी घटनाएँ सामने आई हैं। तो ये तो डिमोटिवेशन की जगह पर अगर हम दोनों पक्ष जो भी हैं, जैसे मैं जनता की आपने बात की, तो जनता में बहुत सारी चीज़ें ये भी हो रही हैं कि भाई ये पक्ष ये कह रहा है, वो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सभी धर्म और समुदाय के लोगों को साथ चलने का समय है। जी। अ, हर मतलब द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये है कि इसको आप जनरलाइज़ नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि
हमारे बहुत सारे जो मुस्लिम भाई हैं, तो वो नहीं चाहते, बहुत सारे लोग जंग नहीं चाहते, बहुत सारे लोग अंदर जो है वो चीज़ें नहीं चाहते। तो इसको जनरलाइज़ कर देना कि भई ऐसा ही है, वैसे ही होगा, तो ये थोड़ा-सा सिचुएशन जो है यहाँ पर गड़बड़ है। तो हमें मतलब बहुत धैर्य के साथ में, सब्र के साथ में ये निर्णय लेना है कि हम कोई ऐसी गलती ना कर जाएँ कि जिससे कि अ हंगामे खड़े हो जाएँ, अननेसेसरी के हंगामे खड़े हो जाएँ। क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारे हिंदू परिवार जो हैं वो मुस्लिम लोकेलिटी में भी रहते हैं। बहुत सारे मुस्लिम जो परिवार हैं, जिनका कोई लेना-देना नहीं है, वो हिंदू लोकेलिटी में रहते हैं। तो जिनके परिवार हैं, जिनके बच्चे हैं, तो उन पर कोई किसी भी तरीके का इस घटना से कोई ऐसी आँच ना आए, कोई ऐसी चीज़ ना हो। क्योंकि ये जो देश है वो मुझे लगता है कि सबका बनाया हुआ देश है और इसमें बहुत सोच के समझ के चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन यस, जहाँ इस तरह के आतंकी घटनाओं की बात है, जहाँ तक पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की बात है, तो मुझे लगता है कि सभी धर्म खड़े हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के साथ में भी लोग खड़े हुए हैं। तो वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए बिकॉज़ ये इस तरीके से अब चल नहीं सकता। मतलब आपने 26/11 किया, आपने 9/11 अमेरिका में कर दिया, उसके बाद पुलवामा आप अटैक भी था। पुलवामा में कर दिया आपने सीरियल ब्लास्ट कर दिए, पता नहीं क्या-क्या आप करते रहे, है नहीं? और बार-बार जो जो निकल के आता है तो वो कहीं न कहीं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट जो है वो आता है। आज पाकिस्तान जो है वो स्वयं अपनी स्थिति में उलझ गया है। आज गृह युद्ध के माहौल अंदर बना हुआ है। एक तरफ बलूचिस्तान से चुनौती उसको मिल रही है डायरेक्ट, एक तरफ उसको ऊपर तान से जो गिलगिट है उसका जो हिस्सा है वहाँ से बाल्टिस्तान से मिल रही है। सिंध के लोगों से चुनौती है। बहुत सारे मतलब चीज़ों से वो घिर गया है और आतंकवाद तो अपने आप में एक है ही। उनकी इंडियन आर्मी और पुलिस जो आपस में भिड़ी हुई है, दोनों तरफ से वो है। तो ये आखिर ये जो सब सिचुएशन जो पैदा हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने इसको प्रश्रय दिया। उनका जो विदेश मंत्री है, खुद उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री ने कि भई ये कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर द लास्ट 3 डेकेड्स यानी फॉर अदर कंट्रीज हाँ, आल्सो। हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए और यूरोप हम्म। के कई देशों के लिए हम ये काम करते रहे, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, उन्होंने कहा ये। तो अब कहीं ना कहीं जो सच्चाई जो थी वो सामने निकल के आ गई है। तो एज अ इंडियन, एज अ भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि इस समय पर देश को आपकी आवश्यकता है और तो साथ खड़े रहने की आवश्यकता है और इस बात पर तवज्जो देने की आवश्यकता है कि अब तक तो जो चलना था वो चल गया। बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि नाउ द टाइम हैज़ कम कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री शुड गेट मिलिट्री ट्रेनिंग। ये बहुत ज़रूरी है, अभी मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ है। काफ़ी सारी सब आपने बताया सर हमको इंसिडेंट के बारे में, और काफ़ी सारी जो मेन इम्पोर्टेंट बात थी ये जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग जो कि काफ़ी ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए, हमारे जो जनता है उनको, ताकि हम अपने देश को बचा पाए, वी कैन सर्व अवर नेशन। अपने देश को भी बचा पाएँ, अपने आप को, अपने परिवार की मतलब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि राइट। आप ये 28 जो लोग मरे वो लोग थे, मतलब वो पुरुष थे। आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी पॉइंट पर अगर ये मैंडेटरी होता और इनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली होती, तो बहुत सारे लोग मेरे इस ओपिनियन से डिफर भी कर सकते हैं कि नहीं भाई अब गन के आगे तो पता नहीं क्या-क्या हो जाता ही हो जाता है। बट आई हैव माय गट फीलिंग कि इफ दे यू नो कुड हैव गिवन दी मतलब उनको अगर मिलिट्री ट्रेनिंग मिली होती तो शायद तस्वीर दूसरी भी हो सकती थी। जाते जाते सर कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने व्यूवर्स को हमारे देना चाहें? बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स या अपने जितने भी देशवासी हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि ये धैर्य रखने का समय है और ये धर्म के प्रपंचों में उलझने का समय नहीं है और हिंदू मुसलमान करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट अब लड़ाई जो है वो आतंकवाद के खिलाफ होनी चाहिए और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब अ, आतंकवाद को की बची-खुची ज़मीन, मतलब उनका कहना ये है कि अब बहुत कुछ तो हमने इस पे कंट्रोल किया है,
क्योंकि ये कश्मीर के अंदर शांति भी लौट रही थी, बिज़नेस भी आ रहा था, लोगों के घर भी चल रहे थे, शिक्षा, लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा था। तो काफ़ी कुछ उन्होंने ठीक किया है, तो जिसकी वजह से ये सब चीज़ें संभव हुई थी। तो अब उन्होंने कहा है कि अब बाकी कुछ जो कुछ बचा-खुचा है आतंकवाद के नाम पर जो भी गोरखधंधा चल रहा है, तो वो अब नहीं चलेगा और उसमें देशवासियों को साथ देना चाहिए और स्ट्रांगली खड़े होना चाहिए। अगर कोई सीन अगर कहीं कोई क्रिएट भी हो रहा है तो उसको भी समझाने की आवश्यकता है। आपको अपने पड़ोसी को भी समझाने की आवश्यकता है कि ज़्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, हमारी भारतीय सेना में भरोसा रखिए, माननीय प्रधानमंत्री पे भरोसा रखिए। बदले की आग हर भारतीय के अंदर है, सोच भी रहे हैं लोग, लेकिन ऐसी बातों से कुछ नहीं होता है, उसके लिए एक्शन ज़रूरी होता है और एक्शन जो है अब करने का समय है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस थैंक चर्चा यू, पे। थैंक यू, थैंक यू नेहा। आप देख रहे थे इस पे चर्चा, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।